दोस्तों न्यूजी लैंड कुदरती हुस्न से माला माल एक खित्ता है। न्यूजी लैंड पैसिफिक ओशन के साउथ में ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा पीसफुल कंट्री होने के साथ साथ दुनिया का दूसरा बड़ा फ्रेंडली बिजनेस हब भी है। हमारी कंट्री के लोग न्यूजीलैंड के बारे में कुछ खास नहीं जानते। वो न्यूजीलैंड को अगर जानते हैं तो सिर्फ गेम्स की वजह से, लेकिन न्यूजीलैंड बाकी दुनिया में अपना मकाम आप रखता है। ये अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस और ब्यूटीफुल लेक्स की वजह से बहुत ही फेमस है। हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से बहुत फेमस है दुनिया में। न्यूजीलैंड का वेदर भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। यहाँ पर लॉन्ग टाइम विंटर, कम गर्मी और ज़्यादा बारिश होती है। हर लिहाज से इतना सूटेबल होने के बावजूद न्यूजीलैंड का 80% खाली खित्ता है। दोस्तों न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का फासला 22 घंटे का है। अब सवाल ये है कि इतने ब्यूटीफुल कंट्री में जहां लो क्राइम रेट और अमेजिंग वेदर के बावजूद आबादी इतनी कम क्यों है। अगर तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि पैसिफिक ओशन में कुछ आइलैंड मौजूद थे। उन पर जो लोग आबाद थे उनको मावरी कहा जाता था। मावरी के लोगों ने अपने आयरलैंड को छोड़ा और कश्तियों के जरिए न्यूजीलैंड में आबाद हो गए। ये वो वक्त था जब मंगोल यानी चंगेज़ खान पूरे यूरोप यानी एशिया पर अपना कंट्रोल संभाल रहा था। अब सवाल ये भी है कि मावरी अपने घरों को छोड़कर न्यूजीलैंड की तरफ आए ही क्यों थे। अगर मावरी की तारीख को देखा जाए तो पता चलता है कि 13वीं सदी में नहीं बल्कि 500 साल पहले मावरी को कोपे ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। ये कोपे एक फिशरमैन था जो अपने लिए और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ा करता था। मगर जब भी वो मछलियां पकड़ता था वो मछलियां इस एरिया में पाई जाने वाले ऑक्टोपस खा जाया करते थे और ये लोग खाली हाथ रह जाते थे। ये ही कोपे और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो कोई न्यू आयरलैंड तलाश करेंगे। लिहाजा उन्होंने न्यू आयरलैंड की तलाश शुरू कर दी और कोपे के साथ 25 लोग भी और शामिल थे। आखिर कई दिनों के सफ़र के बाद अब बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आयरलैंड नज़र आया, जहां भेड़ बकरियां, फल, फूड और हर किस्म की कुदरती वसाइल से माला माल आयरलैंड था। और हैरानी की बात यह थी कि यहाँ और कोई इंसान भी मौजूद नहीं था। कोपे और उसके दोस्तों को अपने लिए ये सबसे परफेक्ट जगह लगी। कोपे ने एक आदमी को वापस भेजा और बाकी ट्राइब के लोगों को बुलाया कि वो भी यहाँ का सफ़र शुरू कर दें। इस तरह मावरी लोग इस आयरलैंड पर आबाद होना शुरू हो गए। 17वीं सदी तक न्यूजीलैंड में ये लोग बहुत सुकून से रहा करते थे। वो दुनिया से दूर बिना किसी दुश्मनी और ख़तरे के बहुत सुकून से जीते थे। मगर वो वक्त जल्द बदलने वाला था और फिर वो वक्त आया जब वेस्टर्न नेशन ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और दुनिया पर फैल गई और कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। वेस्टर्न नेशन की तरफ से तमाम एक्सप्लोर्ड को भेजा जा रहा था कि वो तमाम आयरलैंड और कमज़ोर कंट्रीज़ को कब्ज़े में ले लें ताकि उनकी ताकत में इजाफा हो सके। इस काम के लिए एक एक्सप्लोर्ड एबल टरमैन पैसिफिक ओशन में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। यूरोपियन का ख्याल था कि इस हिस्से में अगर कोई कॉन्टिनेंट मिल जाता है तो वो उनके लिए एक गनीमत होगा, क्योंकि वो कुदरती वसाइल से माला माल होगा और उससे वो मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। सन 1642 में टरमैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर कर लिया, मगर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी मावरी अवाम के साथ ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई और उसे वहाँ से शिकस्त फाश हुई और वापस आना पड़ा। फिर 1769 में जेम्स कूल किसी आयरलैंड की तलाश करता हुआ न्यूजीलैंड पहुँच गया। फिर भी जेम्स की फ़ौज और आर्मी के और मावरी के माबैन ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इसमें बहुत से मावरी मारे गए, मगर जेम्स को भी वापस जाना ही पड़ा। जेम्स ने वापस पहुंचकर वहां से वापसी के तमाम रास्ते याद रखते हुए यूरोपियन को इन रास्तों के तमाम नक्शों से आगाह कर दिया और इन्हीं नक्शों की मदद से 18वीं सदी तक यूरोपियन इस आयरलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने सादा मावरी लोगों को बहुत चालाकी से डील किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे। लिहाजा उनको तरक्की का लालच देकर इधर अपनी पोर्ट तामीर शुरू करवा दी गई और 100 साल के अरसे के बाद न्यूजीलैंड का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के अंडर चला गया। ब्रिटिश और मावरी के दरमियान एक ट्रीटी साइन की गई जिसे द ट्रीटी ऑफ वेटांगी कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक न्यूजीलैंड अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया था। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 2 लाख थी। चंद ही सालों में ये पॉपुलेशन 40,000 तक पहुंच गई। इसकी 2 बड़ी वजूहात थीं। असल में जब यूरोपी लोग इधर आए तो उनके साथ बहुत सी बीमारियां भी इधर आईं जो यूरोप में आम थी, मगर मावरी जिस खित्ते में रहते थे वहाँ बीमारियों का नामो निशान ही नहीं था। लिहाजा वो इन बीमारियों से ना लड़ते हुए दम तोड़ गए।
19ویں صدی میں نیوزی لینڈ ایک وائلنٹ جگہ بن چکا تھا۔ ٹریٹی آف وینٹاگی کے 5 سال بعد برٹش اور لینڈ ماوری کے درمیان لینڈ آنرشپ پر سرد جنگ کا آغاز ہوا، جو کہ 40 سال تک جاری رہا۔ اسی طرح اس جنگ میں بھی بہت سے لوکل ماوری مارے گئے۔ سن 1881 تک یہ سلسلہ رکا، جب ماوری کے بڑے بڑے چیف مارے جا چکے تھے اور ماوری موومنٹ پوری طرح کریش ہو چکی تھی۔ اب برٹش کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اگر ماوری کو انکلوڈ نہ کیا گیا ہر بات میں تو وہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے لوکل ماوری کو تمام پروجیکٹس کا کی اسٹیک ہولڈر بنا دیا۔ اس طرح نیوزی لینڈ میں پیس اور پروگریس کا سفر شروع ہوا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ آج بھی اس کا سارا حصہ خالی کیوں ہے اور زیادہ لوگ نارتھرن آئرلینڈ میں کیوں رہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا یہ حصہ اس لیے خالی ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کرنا امپاسبل ہے۔ نیوزی لینڈ کے مین پارٹ میں بہت زیادہ ہائیلی ماؤنٹین ہیں۔ یہ ماؤنٹین کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان پر آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی روڈ بلڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی زیادہ آبادی نارتھ آئرلینڈ میں آباد ہے۔ پاپولیشن کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے نیو پالیسیز مرتب کیں۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے یہاں پر نان وائٹ لوگوں کی انٹری منع تھی، اسی وجہ سے یہاں پاپولیشن بہت کم تھی۔ جب یہ ریسٹرکشن ختم کی گئی تو ایشیا کے بہت سے ممالک سے لوگ وہاں جا کر آباد ہونے لگے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ میں پاپولیشن میں اضافہ ہوا اور آج نیوزی لینڈ میں 27% لوگ امیگریٹ ہیں۔ نیوزی لینڈ کا سٹی آکلینڈ دنیا کی ویل سٹیبل سٹی میں سے ایک ہے۔ آج نیوزی لینڈ اکانومی کے لحاظ سے دنیا کا 50واں بڑا ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا ایگریکلچر سسٹم میٹ کی ٹرانسپورٹ پر چلتا ہے، کیونکہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے اس لش گرین زمین میں ادھر بے شمار گائیں اور بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن 50 لاکھ کے قریب ہے اور ایک اندازے کے مطابق نیوزی لینڈ میں بکریوں کی پاپولیشن 3 کروڑ ہے۔ نیوزی لینڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میٹ ایکسپورٹ کرنے والی کنٹری ہے۔